हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक लेखा शास्त्र को हल करा रहे हैं। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने भाग 2 वित्तीय विवरण के लेखे का पार्ट 1 के 2 प्रश्नों को हल कराया था और आज हम उसके जो बचे हुए शेष 2 सवाल हैं उनको हल करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इसके सवाल क्रमांक 6 और 7 को हल कराया था। आज हम इसके 8वें सवाल संचालन से लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में जो है सबसे पहले शुद्ध विक्रय दिया हुआ है 5 लाख रुपए, बेचे गए माल की लागत दी गई है 3 लाख रुपए, वेतन दिया है 70,000 रुपये, बीमा दिया है 20,000, अंकेक्षण शुल्क 2,000, छपाई व्यय दिए हुए 3,000, सामान्य व्यय 1,500, डूबत ऋण 1,500, लाभांश प्राप्त 20,000 रुपये और विज्ञापन जो दिए गए हैं वे 30,000 रुपये है। तो इस सवाल को हम देखते हैं कैसे हल कराएंगे। इस सवाल में संचालन से लाभ की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए लिखा गया है। तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे पहले मैं आपको रफ में वो बता देता हूँ कि संचालन से लाभ की गणना बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संचालन से लाभ की गणना बराबर शुद्ध विक्रय में से घटाएंगे हम संचालन लागत। इसका ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर शुद्ध विक्रय जो है हमें दिया गया है। अब उस सवाल उसे हम इसे प्रारूप में जमाएंगे। तो देखते हैं कैसे जमाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध विक्रय जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है। शुद्ध विक्रय हमें दिया गया है कितना, 5 लाख रुपए। इसकी अमाउंट को हम इधर रकम वाले कॉलम में, रकम विस्तार के बाजू वाले कॉलम में, इसका जो कॉलम होता है संचालन से लाभ की गणना बराबर से विवरण, रकम विस्तार और रकम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुद्ध विक्रय को रकम के मेन वाले कॉलम में लिखते हैं जो आखिरी का रहता है। रकम विस्तार में पहले राशियों को जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद इधर से घटा दिया जाता है। तो इसमें अब हम इसे घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे संचालन लागत। तो संचालन लागत जो होती है, जितने भी एक्सपेंस रहते हैं संचालन से संबंधित उन्हें हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखा है सबसे पहले जो दिया गया है घटाने के लिए बेचे गए माल की लागत। तो यहाँ पर बेचे गए माल की लागत हमें दी गई है प्रश्न में 3 लाख रुपए, हम इसे लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम घटाएंगे वेतन जो कि प्रश्न दिया गया है 70,000 रुपये। उसके बाद बीमा, तीसरे नंबर पे बीमा दिया गया है। तो बीमा कितना दिया है, 20,000 रुपये। उसके बाद अंकेक्षण शुल्क चौथे नंबर पे, अंकेक्षण शुल्क कितना दिया है, 2,000 रुपये। उसके बाद छपाई में 5वें नंबर पे 3,000 रुपये। उसके बाद सामान्य में 6वें नंबर पे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। उसके बाद 7वें नंबर पे डूबत ऋण 1,500, ये भी 1,500 ही है। लाभांश प्राप्त ये इनकम का स्रोत हो गया है, इसलिए इसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद दिया गया है विज्ञापन व्यय। तो विज्ञापन व्यय जो है वो 30,000 के हैं, तो वो 30,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख दी जाएगी। इसके बाद हम ये जो भी एक्सपेंस आए हैं वो हम जोड़ देंगे, जो एक्सपेंस है वो हम इसे जोड़ देंगे और इस रकम से घटा देंगे। तो इनका जो योग आया है वो आएगा 4,28,000 रुपये।
अब 5 लाख अमाउंट में से 4,28,000 रुपये घटा देंगे तो आ जाएगा हमें जो ज्ञात करना है वो संचालन से लाभ। तो संचालन से लाभ जो है यही हमें ज्ञात करना है। तो 5 लाख में से 4,28,000 रुपये घटाएंगे तो 72,000 रुपये जो है ये संचालन से लाभ आएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्रमांक 8 था। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। तो प्रैक्टिकल क्रमांक 9 में जो है चिट्ठा बनाने को कहा गया है और ये और आसान है और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 9 जो है परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 जो है लिखा गया है निम्नलिखित विवरण से चिट्ठा बनाइए। चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट जो है बहुत आसान है और आसानी से बन जाएगी। सिर्फ हमें दायित्व की मदें और संपत्ति की मदें ज्ञात होनी चाहिए कि कहाँ पे किस पक्ष में आएंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले लेनदार लिखा है 15,000, डूबत ऋण लिखा है, पूंजी लिखी है, आहरण लिखा है, शुद्ध लाभ लिखा है, अदत्तव्यय अंतिम स्कंद, देनदार लिखा है, मशीन लिखी है, रोकड़ हाथ में, उपार्जित आय, फर्नीचर और अनुपार्जित कमीशन। इसमें हमें आर्थिक चिट्ठा जो है बनना ही चाहिए क्योंकि आगे जब आप 12th में जाओगे तो चिट्ठे बनाने को ज़रूर आता है। तो यहाँ पर चिट्ठा जो है कैसे बनेगा अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें चिट्ठे में जो है ये देखना होगा कि डेबिट पक्ष में जो रहता है 4 का जो रहता है डेबिट पक्ष, तो डेबिट पक्ष में दायित्व, राशि, संपत्ति और राशि। तो यहाँ पर दायित्व पक्ष डेबिट पक्ष कहलाता है और संपत्ति वाला जो है वो क्रेडिट पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर दायित्व की जो मदें आती हैं, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे पूंजी। यदि प्रश्न में पूंजी दी है, यहाँ पर पूंजी दी गई है, पूंजी दी है आपको प्रश्न में 25,000 रुपये। 25,000 में यदि आपको शुद्ध लाभ प्रश्न में दिया है तो शुद्ध लाभ को आप उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 29,000 रुपये। उसके बाद उसमें से आहरण यदि प्रश्न में दिया गया है तो आहरण को घटाएंगे और आहरण भी इस प्रश्न में दिया गया है 3,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आएगा 29,000 में से 3,000 जाएंगे तो 26,000 रुपये जो है वो आपकी पूंजी कहलाएगी। पूंजी में से शुद्ध लाभ को जोड़ दिया जाता है और आहरण को घटा दिया जाता है। ये सूत्र की तरह आप याद रखें बच्चे इसे, ठीक है। इसके बाद हम अदत्तव्यय लिखे हैं। तो अदत्तव्यय आ से अदत्तव्यय और आ से अनुपार्जित व्यय, ये जो है आपके दायित्व पक्ष में आएंगे। तो अदत्तव्यय जो है हमें दिया गया है अदत्तव्यय 2,500 रुपये, इसे हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। उसके बाद अंतिम स्कंद जो है वो संपत्ति पक्ष की मद होती है, लेकिन उसे हम आखिरी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे देनदार। देनदार हमारी संपत्ति होती है क्योंकि वो व्यक्ति हमें पैसा देगा। तो देनदार कितने के हैं प्रश्न में दिए गए हैं 13,000 रुपये। उसके बाद मशीन भी हमारी संपत्ति होती है, मशीन दी है 12,300 रुपये। उसके बाद रोकड़ हाथ में, तो रोकड़ दी है 4,000 रुपये, तो वो भी हमारी संपत्ति है। उपार्जित आय ये भी हमारी संपत्ति होती है। उपार्जित आय जो है वो 4,000 रुपये दी गई है। उसके बाद हमें फर्नीचर दिया गया, फर्नीचर भी हमारी संपत्ति होती है। फर्नीचर जो है वो 8,000 रुपये दिया है। और अनुपार्जित कमीशन, अनुपार्जित मैंने बताया हूँ आ से अदत्तव्यय और आ से अनुपार्जित। तो आ से अदत्तव्यय भी दायित्व पक्ष में आएंगे और अनुपार्जित आय भी आपकी डेबिट पक्ष अर्थात दायित्व पक्ष में आएंगे। तो यहाँ पर अनुपार्जित जो कमीशन है वो 800 रुपये दिया गया है। यहाँ पर जो है संपत्ति पक्ष में जो है वो आपकी उपार्जित आय भी आएगा और
अदर उपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय। यदि प्रश्न में पूर्वदत्त व्यय दिए गए हैं तो उनकी प्रविष्टि भी इसमें होगी, लेकिन यहाँ पूर्वदत्त व्यय नहीं दिए हैं तो उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक की गणना इसी पक्ष पर होगी। तो यहाँ 8,000 रुपये अंतिम स्टॉक दिया हुआ है तो उसकी प्रविष्टि भी यहाँ पर होगी। अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि यदि दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष दोनों का योग बराबर आ गया तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा हमारे सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। इसमें एक प्रविष्टि और छूटी है लेनदार की। लेनदार हमें दिए गए हैं 15,000 रुपये के, तो उसकी प्रविष्टि भी यहाँ पर होगी। लेनदार यहाँ आएंगे और देनदार संपत्ति पक्ष में जाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम योग लगाएंगे इसका, तो 26 और 15 होता है 41, 41 और 2 43, 43 और 1 44, 44,300। और एक और एंट्री है ऋण की, तो यहाँ पर ऋण जो दिया गया है लोन आपके ऊपर दायित्व है तो 5,000 रुपये का वो भी यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से 44 और 5 49,300 रुपये यहाँ का योग आएगा। तो अब 49,300 के बाद इस पक्ष का भी योग हमें लगाना होगा कि 49,300 आ रहा है या नहीं आ रहा। 13 और 12 25 और 4 29 और 4 33 और 8 41 और 8 49,300। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग बिल्कुल बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चिट्ठा भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।